रमा। साहब, आपका बच्चा सो रहा है, उसे सोने दो ना। साहब, वो सो रहा है, उसे सोने दो ना। साहब, मुझे पंढरपुर ले चलो, मेरी आखिरी इच्छा है। साहब। बोलो रमा, क्या बात है? मुझे पंढरपुर ले चलो, ये मेरी आखिरी इच्छा है। रुको अंबेडकर, अछूतों का इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। सुना नहीं? मैंने तो सुन लिया पंडित जी, वो कब सुनेगा? चलो रमा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा पंढरपुर बनाऊंगा जहां सबको जाने की आजादी होगी। मैं ऐसा पंढरपुर बनाऊंगा जहां के दरवाजे सबके लिए खुले होंगे, जहां ना कोई ऊंच होगी ना नीच, सब बराबर। मेरे भाई बहनों और बुजुर्गों, हमें अपना अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा, बल्कि छीन कर लेना होगा। हजारों वर्षों से मांगते आए हैं, मगर अब वक्त आ गया, हमें अपना हक इन लोगों से छीन कर लेना होगा। और एक बात ध्यान रखो, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा बड़ा गुनहगार होता है। ये स्वर्ण समाज के लोग अंग्रेजों से अपनी आजादी तो चाहते हैं, मगर मेरे समाज की कतई नहीं। अब वक्त आ गया है, हमें लड़ना होगा, एक होना होगा, और हम किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में अपनी आजादी इन स्वर्णों से लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। लंदन गोलमेज परिषद में जब मैंने अपने समाज के लिए स्वतंत्र नेतृत्व का अधिकार मांगा, तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। और जब दूसरी बार मैंने यह प्रस्ताव पास करा लिया, तो गांधी जी ने ब्रितानी राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा कि यदि ऐसा हुआ
तो वो मरने तक भूख हड़ताल करेंगे। इससे एक बात तो साफ जाहिर हो जाती है कि कांग्रेस और गांधी जी हिंदुस्तान की आजादी तो चाहते हैं, भारत की आजादी तो चाहते हैं, लेकिन भारत के गुलामों की नहीं। मुझे इस नाटक का चाहे खलनायक ही क्यों ना समझा जाए, लेकिन जो संघर्ष अछूतों के हक में है, मैं उस संघर्ष को छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अछूतों के हक को निगलने के लिए गांधी जी ने भूख हड़ताल की है, मगर गांधी जी सुन लें, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। यदि मुसलमानों को स्वतंत्र मताधिकार देने से देश नहीं बढ़ता, यदि ईसाइयों को स्वतंत्र मताधिकार देने से देश नहीं बढ़ता, और यदि सिखों को स्वतंत्र मताधिकार देने से देश नहीं बढ़ता, तो फिर अछूतों को स्वतंत्र मताधिकार देने से देश कहां बढ़ जाता है। इससे एक बात एक बार और साफ हो जाती है कि गांधी जी और कांग्रेस इस देश की आजादी तो चाहते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी कि जो अंग्रेजों के गुलाम हैं, उनकी नहीं कि जो गुलामों के भी गुलाम हैं। साहब। हाँ शंकर, बोलो। दीदी की तबीयत बहुत खराब है, आपको बहुत याद कर रही हूँ। क्या रिपोर्ट है डॉक्टर साहब? सॉरी, अब कुछ हो नहीं सकता। इनको टीबी है और इन्हें इलाज से ज्यादा आपकी जरूरत है। चलता हूं साहब। टीबी, क्षय रोग, मुझे मालूम है कि दवाइयों तो क्या कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा रमा, और मुझे यह भी मालूम है कि तुम्हारे प्रति मेरी जिम्मेदारी बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी है। और शायद तुम ये भी जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं रमा। उन दलितों की जिंदगी जो इंसान तो हैं, लेकिन इंसानों जैसा सम्मान जिन्हें आज तक नहीं मिला, जो हरि के जन हैं लेकिन हरि के मंदिर से दूर कर दिए जाते हैं। तुम्हारे इन आंसुओं में मैं जो व्यथा देख रहा हूं, वो मुझे अंदर तक कचोट देती है रमा। पर क्या करूं, कोशिश करके भी मैं अपने आप को उन करोड़ों दलितों के दर्द से अपने आप को जुदा नहीं कर पाता। मुझे एहसास है कि दर्द सहकर ही मुझे कुंदन बनना होगा। कैसी हो रामू? नहीं रामू, तुम लेटी रहो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सब घर में बैठी आपकी चिंता लगी रहती है। घर में बैठे रहने से अच्छा है आपके साथ चलूं और आपके कार्य में मैं हाथ बटाऊं। बापूजी, 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 देखिए अंबेडकर जी आए हैं। आइए आइए, बैठिए बैठिए। नमस्ते गांधी जी। नमस्ते। अंबेडकर जी, मैंने सुना है कि आपको मुझसे और मेरी कांग्रेस से कुछ शिकायतें हैं, जबकि कांग्रेस ने अछूतों के विकास के लिए 24 लाख रुपए खर्च किए हैं, फिर भी आप हमारा विरोध करते हैं। गांधी जी, आप और आपकी कांग्रेस अछूतों के विकास का सिर्फ ढोंग करती है। वो पैसा यूं ही इधर उधर उड़ा दिया गया, उससे ना अछूतों की दिशा बदली है और न दशा। अंबेडकर जी, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहो। आप और आपकी कांग्रेस जितना जोर देशवासियों को खादी पहनने पर देते हैं, यदि उतना ही जोर आपने राष्ट्र को निगलने वाली छूत अछूत जैसी बीमारियों को दूर करने पर दिया होता तो। अंबेडकर जी, हमारी कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि राष्ट्र से छूत और अछूत जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया जाए। गांधी जी, यदि आपने ऐसा किया होता तो नासिक के काला मंदिर में प्रवेश करने पर वहां के दरवाजे अछूतों के लिए बंद नहीं हो जाते। हाट चौबदार तालाब पर जहां कुत्ता पानी पी सकता है, वहां अछूतों के पानी पीने पर खून खराबा नहीं होता। गांधी जी। अंबेडकर जी, आप गुस्सा मत करो।
गोलमेज परिषद में जो आपके कार्यों की रिपोर्ट मुझे मिली है उसमें आपको महान देशभक्त कहा गया है। देशभक्त कहलाने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति किसी देश को अपना देश कह सके। जिस देश में मुझे और मेरे समाज के लोगों को जगह जगह अपमान सहना पड़ता हो, जिस देश में मुझे सार्वजनिक स्थानों पर पानी पीने से रोक दिया जाए, जिस देश में मेरे समाज के लोगों के थूकने के लिए गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध दिया जाए, जिस देश में मेरी समाज की महिलाओं को स्वर्णों के सम्मान में अपने ब्लाउज की गांठ खोलकर, आंखें मूंद कर, अपने पैर की जूती सर पर रखकर खड़ा होना पड़ता हो, जिस देश में मेरे समाज के लोगों को इतना भूखा रखा जाए कि उन्हें मुर्दा मवेशियों को खाने के लिए भी कुत्तों से झगड़ना पड़ता हो, क्या उस देश को मैं अपना देश कह सकता हूँ गांधी जी? लेकिन फिर भी मैं अपने देश के विरुद्ध तो कुछ भी नहीं करूंगा। अपने अछूतों और इंसान के जन्म सिद्ध अधिकार के लिए जिसका वो हकदार है, अगर मुझे अपने खून की एक एक बूंद भी कुर्बान करनी पड़ी तो मैं करूंगा। फिर चाहिए राष्ट्र या आप मुझे अपना दुश्मन ही क्यों ना समझें। मैं आपसे बहस करने नहीं बल्कि अपना उद्देश्य बताने और अछूतों के प्रति आपकी राय जानने आया। अंबेडकर जी, मैं हिंदुओं के दो नेता खड़े करके राष्ट्र को बांटना नहीं चाहता। अछूतों के प्रति आपकी राय से इतना तो स्पष्ट हो गया है that you want freedom, but only for those who are the slaves of the British Empire, not for those who are the slaves of the slaves. गांधी जी, आप आजादी तो चाहते हैं मगर सिर्फ उनकी जो अंग्रेजों के गुलाम हैं, उनकी हरगिज नहीं जो गुलामों के भी गुलाम हैं। चलता हूं मैं। नमस्ते। साहब, आप घर क्यों नहीं आते? मुझसे दूर दूर क्यों रहते हैं? अब क्या तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है रमा। क्या तन दूर होने से मन दूर होते हैं? मैं तो तुम्हारे स्वास्थ्य की वजह से दूर था रमा। वैद्य जी ने मुझसे कहा था, वैसे तुम्हारा साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रही बात शरीर जलाने की, कि जब तक मैं नहीं जलूंगा तब तक मेरा समाज नहीं चलेगा। और सब सो रहे हैं, आप जाग क्यों रहे हैं? मैं जाग इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। साहब, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं रमा। और हाँ, एक बात बताऊं, एक दिन मैं ऑफिस में लुंगी बांध के सो रहा था कि तभी अचानक राजा शाहू जी महाराज आ गए। फिर क्या होना था? मैं जल्दी जल्दी उठा, कपड़े पहने और उनका स्वागत किया। फिर रमा, राजा शाहू जी महाराज बड़े ही दयालु व्यक्ति हैं और दलितों को आरक्षण दिलाने के पक्षधर भी हैं और छूत अछूत तो बिल्कुल नहीं मानते। और यहाँ तक कि उनका ड्राइवर भी माहर है और उन्होंने एक माहर को चाय की दुकान खुलवाई और सबसे पहले खुद जाकर चाय पी। राजा और इतने दयालु? उन्होंने मेरा परिचय भरी सभा में सारी जनता से कराया और मेरा हाथ पकड़कर कहा कि ऐ शोषित और दलित समाज के लोगों, मैंने तुम्हारा नेता ढूंढ लिया है। अशुद्ध, तुझे पानी पीने का अधिकार नहीं है। जानता नहीं, तेरे चलने से रास्ता अपवित्र हो जाता है और तेरी परछाई से हम अपवित्र हो जाते हैं। माई बाप, माई बाप, माई बाप। शूद्र, माई बाप, तू जानता है कितना बड़ा अपराध कर रहा है तू? माई बाप, इस अपराध के लिए तुझे दंड दिया जाएगा। माई बाप, तेरे कदमों के निशान तो झाड़ू से मिट जाएंगे, लेकिन माई बाप, तुम्हारा समय निश्चित है। हम सोने के रास्ते में आने का समय तुम्हारा तपती दोपहरी और रात के अंधेरे का है। तुमने ये अपराध किया है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं रामू। तुम्हें जो रोग हुआ है उसके भारत में बहुत डॉक्टर हैं रामू। मेरे भारत को जो छुआछूत का रोग हुआ है उसका सिर्फ मैं डॉक्टर हूं, सिर्फ मैं डॉक्टर हूं।
मुझे माफ कर दो रामू, साहब। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो रामू। पति पत्नी होने के बावजूद मैं पति धर्म नहीं निभा सका। मेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाली रमा, प्यारी रमा के लिए मैं कुछ नहीं कर सका। नहीं, रो मत साहब, रो मत। आपको बहुत कुछ करना है। भारत का संविधान लिखोगे ना, पिछड़ों को आजादी दिलाओगे ना, बापूजी का सपना पूरा करोगे ना साहब। आज वो दिन आ गया है, मेरा बलिराज इस देश का राजा बनेगा। चारों तरफ जय जयकार हो रही है, रमा। सब दुआएं दे रहे हैं, चारों तरफ रामू, जय जयकार हो रही है, सब सलामी दे रहे हैं। ये दासी भी तुम्हें सलामी देती है। रमा। साहब, एक बात बोलूं? रमा। सॉरी। नहीं रमा, नहीं रामू। साहब, मुझे सुला दो, मैं सोना चाहती हूँ, आपके बाहों में सोना चाहती हूँ। रामू, साहब, विदा नहीं करो। नहीं रामू, नहीं, नहीं रामू, नहीं रामू। नहीं रामू, नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती रामू। तुम ऐसे कैसे जा सकती हो रामू? तुम ऐसे कैसे जा सकती हो रामू? तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? जिसके कदम साहब, मुझे बिंदी लगाओ, से भी ज्यादा थी, दुल्हन की तरह सजाओ। ना जाने फिर क्यों उसके जीवन में इतनी बाधा थी। साहब, मुझे हार नहीं पहनाओगे? आहुति दे डाली जिसने मृतशैया पर लेट कर, चली गई वो जीवन अपना इस समाज को भेंट कर। रमा अम्बेडकर, रमा अम्बेडकर। रमा। चलती रही धूप से रमा। ढलती रही, अपने फर्ज को तुम रूठ गई मुझसे, मैं पल पल गलती रही। नहीं रमा, एक आस की खातिर जाने कितना एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए मैंने इतनी प्यारी जिम्मेदारी का अंत कर दिया। आज मैं तुम्हें फूलों से सजाऊंगा रमा। उठ जाओ रमा, ये वरमाला। रामू, ओ रामू, तुमने जो मुझसे चाहा मैं उसे जरूर पूरा करूंगा रामू, जरूर पूरा करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे और समाज से। इस बार तो मैं जीत गई, आप हार गए। साहब, मुझे विदा करो। देखो, मैं बिल्कुल दुल्हन की तरह लग रही हूँ। मैंने कहा था ना, मैं सुहागनी मरूंगी। मैंने आज आपको अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति दी है, क्योंकि आपके कंधों पर
राष्ट्र के दलितों की जिम्मेदारी है, उसे अच्छी तरह से निभाइएगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। रमा, रमा, मुझे मेरी रमा से मिलने दो, मुझे मेरी रमा से मिलने दो। मेरी रमा, मुझे मेरी रमा से मिलने दो, मुझे रमा, अगर तुम मुझसे पहले जाओगी तो मैं भी ये संसार छोड़कर संन्यास ले लूंगा। आप ऐसे संन्यास नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आप शोषित पीड़ित समाज को बिना न्याय दिलाए संन्यास नहीं ले सकते। यू आर ग्रेट रामा, यू आर ग्रेट। जिसके कदम के धूल की कीमत चंदन से भी ज्यादा थी, ना जाने फिर क्यों उसके जीवन में इतनी बाधा थी। पग पग था संघर्ष ही खाली, छाया सुख की दूर रही, उसकी परेशानी ही देखो किस्मत को मंजूर रही। रमा अम्बेडकर, रमा अम्बेडकर। चलती रही धूप सी वो ढलती रही, अपने फर्ज को पूरा करने में पल पल गलती रही, जुड़ी रही एक आस की खातिर, जाने कितना टूट कर। रमा अम्बेडकर, रमा अम्बेडकर।